हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 फॉर माइक्रोइकोनॉमिक्स सीरीज़। और जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज़ के अंदर हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम ब्रेक डाउन करते हैं बहुत ही अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स के अंदर। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है इन्फ्लेशन का। हम आज इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो ज़रूरी बातें हैं हम उनको जानेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है सी अंकित कैन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन की ही डिस्कशन को स्टार्ट करें, तो इन्फ्लेशन की डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होती है। हाउ डू यू डिफाइन इन्फ्लेशन? सो आपको अगर कोई इन्फ्लेशन के बारे में पूछे तो आप ये बोलते हो कि अगर हमारे प्राइसेस के अंदर हमें राइस देखने को मिलता है तो हम उसको इन्फ्लेशन डिफाइन करते हैं। महंगाई जिसको हम बोलते हैं कि भाई महंगाई का बढ़ना इज इन नॉन एज इन्फ्लेशन। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूनिवर्सल लेवल पे यूनिवर्सली देर इज़ नो एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर इन्फ्लेशन। अगर आप जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको आप बोलेंगे कि भाई इन्फ्लेशन को डिफाइन करो एक टेक्निकल टर्म्स में, तो वो नहीं डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन वो आपको बहुत सारे ऐसी डेफिनेशंस देंगे, कोट एंड कोट डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन वो कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे जो कि इन्फ्लेशन को डिफाइन करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन का जो होना है या इन्फ्लेशन का जो बढ़ना है वो इसलिए होता है कि जो आपकी मनी इनकम है, मनी इनकम एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंडिंग मोर देन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना पड़े तो मनी इनकम का मतलब होता है कि आपके पास जो पैसा है, आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि आपके इकोनॉमी के अंदर, आपके नेशन के अंदर कितना गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। नाउ अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी जेब में पैसा ज़्यादा है तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे। मनी इनकम एक्सपैंड करने का मतलब डिमांड का बढ़ना। लेकिन मोर देन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि सप्लाई बढ़ तो रही है लेकिन उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो डिमांड को मीटअप नहीं कर पा रही। सो अगर आपने इकोनॉमिक्स का 101 पढ़ा है, अगर आपको इकोनॉमी की बहुत जनरल डेफिनेशन है, जनरल कॉन्सेप्ट भी पता है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर डिमांड तेज़ी से बढ़ती है इन रिलेशन टू योर सप्लाई तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आपने कोविड के टाइम पे हैंड सैनिटाइजर के साथ ये चीज़ देखी होगी कि जब स्टार्टिंग में मार्च या अप्रैल के आसपास जब कोविड ने बिल्कुल एंट्री किया था इंडिया में, तो सैनिटाइजर्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई लेकिन उसकी सप्लाई नहीं थी। सो अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिला कि जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं उनके प्राइसेस शूट अप कर गए। इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से आपकी मनी इनकम बढ़ती है, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी इनकम और रेट ऑफ इंक्रीज इन व्हाट यू से इज योर रियल इनकम, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जो फाइनल आपको डेफिनेशन या फाइनल जो आपको इसका एक कॉज देखने को मिलेगा वो ये होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर देयर इज टू मच व्हाट यू से करेंसी, कि आपकी इकोनॉमी में बहुत सारी करेंसी है। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू फिजिकल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अगेन ये बात मैं अपने जो फर्स्ट सेंटेंस में बता चुका हूँ, उसका सेम मतलब है कि आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है इन कंपैरिजन टू जो फिजिकल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जनरेट कर रहा है। अल्टीमेटली वही डिमांड और सप्लाई वाली बात आ जाती है कि यू आर डिमांडिंग मोर देन द प्रोड्यूसर्स आर सप्लाइंग। सो डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई उसको मैचअप नहीं कर पाती। सो अल्टीमेटली आपके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग जाते हैं एंड देयरफॉर यू हैव इन्फ्लेशन, यू सी प्राइस राइज। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन ये देखने को मिलेगी कि नन ऑफ देम, इन तीनों में से कोई भी बात हमें इसकी डेफिनेशन नहीं देती। नन ऑफ देम गिव्स अस द डेफिनेशन। आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ये तो कॉजेस हैं, या ये आप इंडिकेटर्स बोल सकते हैं कि भाई हाउ डू यू नो देर इज इन्फ्लेशन। तो ये इंडिकेटर्स देख लो, मनी इनकम की एक्सपेंशन देख लो और अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंशन देख लो, या रेट ऑफ एम आई देख लो, दैट इज मनी इनकम, और रेट ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम देख लो। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इन्फ्लेशन है। आपने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, आपने उसको क्या किया है, आपने उसको एक इंडिकेटर दे दिया, आपने उसको एक कॉज दे दिया। सो नाउ लेट अस सी कि एक जनरल डेफिनेशन क्या बनती है। और इस जनरल डेफिनेशन के अंदर दो ज़रूरी शब्द हैं जो हमें जानने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को समझने के लिए। सो अगर आप किसी से इन्फ्लेशन की जनरल डेफिनेशन पूछेंगे, स्पेसिफिकली इफ़ यू आस्क अ इकोनॉमिस्ट, तो वो आपको दो शब्द बोलेगा। एक होता है परसिस्टेंट और दूसरा होता है ये जो आपका राइस है ये एप्रिशिएबल राइस है।
कि परसिस्टेंट और एप्रिशिएबल राइसेस इन द प्राइस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब है कि बहुत ही अड़ियल जो राइज है, बहुत ही अड़ियल है। इसका मतलब कि जितने भी आप एंटी इन्फ्लेशनरी मेथड जो आप लगा रहे हैं, दे आर यूजलेस। इसका मतलब भाई अगर प्राइसेस बढ़ गए तो आप अब कितने पॉलिसीज़ हम यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हम आगे अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन के अंदर हम 2 या 3 लेक्चर्स शायद डिवोट करें। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर, बड़ा अड़ियल सा इन्फ्लेशन है। इसका मतलब आपने अगर इकोनॉमिक न्यूज़ आप फॉलो करते हैं, अमेरिका के अंदर जब कोविड के टाइम पे इन्फ्लेशन आया था तो उसको बोला गया था ट्रांजिटोरी इन्फ्लेशन है, या ये इन्फ्लेशन है थोड़े टाइम के लिए है, ट्रांजिटरी है, अभी चेंज हो जाएगा। उसको इन्फ्लेशन नहीं बोला जाता। इन्फ्लेशन की जो जनरल डेफिनेशन है, एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, वो में सबसे पहली कंडीशन होती है परसिस्टेंट की, कि ये जो इन्फ्लेशन है इसके ऊपर जो उसको करेक्ट करने के लिए हम पॉलिसीज लगा रहे हैं वो पॉलिसीज यूजलेस है। और दूसरा होता है एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल का मतलब होता है एक कंसिडरेबल। इसका मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन जब हम एप्रिशिएबल प्राइस राइज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये प्राइस राइज एक कंसिडरेबल लेवल का होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे महंगी हो जाती है तो आप उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इस इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से आपको एक सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ना चाहिए, आपकी कंजम्पशन कैपेसिटी में एक कंसिडरेबल इम्पैक्ट आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एप्रिशिएबल। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसको हम डिफाइन करते हैं कि एक परसिस्टेंट, दैट इज अड़ियल, अनएप्रिशिएबल, अड़ियल भी है और आपको नुकसान भी दे रहा है, आपको इम्पैक्ट भी कर रहा है आपकी डिसीजन मेकिंग में, उस प्राइस राइज को हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। सो इफ यू वांट मी टू डिफाइन द इन्फ्लेशन, मैं ये बोलूँगा कि एनी प्राइस राइज इज नॉट इन्फ्लेशन। किसी भी प्राइस राइज का होना इन्फ्लेशन नहीं माना जाता। इसका मतलब इन्फ्लेशन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। हालांकि कई इकोनॉमिस्ट ये चीज़ मानेंगे कि ये डेफिनेशन अराउंड द ग्लोब एक जनरल कंसेंसस में एक्सेप्टेबल हो सकती है, लेकिन अराउंड द ग्लोब इसको 100% इकोनॉमिस्ट एग्री नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को पढ़ाना पड़ता है, इन्फ्लेशन को समझना पड़ता है, तो हमें उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, हम उसकी डेफिनेशन को वेग नहीं रह सकते। तो इसलिए परसिस्टेंट और एप्रिशिएबल, दे आर द की डिफाइनिंग टर्म्स फॉर अ प्राइस राइज टू बी नोन एज इन्फ्लेशनरी। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास इस चीज़ को पढ़ के शायद आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि जो इन्फ्लेशन है, क्या इन्फ्लेशन अच्छा है या इन्फ्लेशन बुरा है? दैट इज इन्फ्लेशन, जो भी महंगाई है, इज इन्फ्लेशन गुड और इज इन्फ्लेशन बैड? अब टू बी वेरी फ्रैंक, इस चीज़ का कोई डायरेक्ट आंसर शायद ना हो कि इन्फ्लेशन अच्छा है या इन्फ्लेशन बुरा है, लेकिन इसको समझने के लिए कि इन्फ्लेशन अच्छा है या इन्फ्लेशन बुरा है, आई थिंक हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन की वजह से होता क्या है। अगर हम ये चीज़ पता कर ले कि व्हाट डज इन्फ्लेशन लीड्स टू, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट वील बी एबल टू एक्सप्लेन दैट वेदर इट इज़ गुड और वेदर इट इज़ बैड। सो सबसे पहले एक जो इसकी मैं आपको एक बॉर्डर लाइन आंसर देना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि टू सम एक्सटेंट इट इज़ गुड, ओनली टू सम एक्सटेंट। अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो ये बैड है। इन्फ्लेशन टू सम एक्सटेंट इज़ गुड। इन्फ्लेशन अगर आपकी इकोनॉमी में है तो इसके क्या मतलब है? सबसे पहला इसका मतलब ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन है। नाउ डिमांड साइड इन्फ्लेशन ये कहता है कि भाई आपकी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी हुई है, इसका मतलब आपके लोग सामान खरीदना चाहते हैं, आप सामान सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव दे देते हैं, लोन इंटरेस्ट थोड़ा, आप उनको कहते हैं कि भाई आप सप्लाई तेज़ करो। लेकिन सप्लाई तेज़ करना छोटा मोटा टास्क नहीं है, कंपनी सेटअप होने में, उसकी एक नई यूनिट लगने में टाइम लगता है। तो ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में ऑप्टिमिस्टिक ट्रेंड है। अगर आप टाइम लगाकर अपनी इकोनॉमी में सप्लाई को इम्प्रूव कर पाएँ तो आप इस डिमांड को मीट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर टू सम लेवल देयर इज़ सम इन्फ्लेशन, कुछ इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रमोट होंगी। भाई सिंपल सीधा लॉजिक है, अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है किसी प्रोडक्ट की लेकिन आप उसको किसी रीज़न की वजह से मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उस गैप को फिलअप करने के लिए। सो कंपनीज विल कम अप विद देयर पॉलिसीज़, दे विल कम अप विद एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़। और फाइनली इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी को अभी स्टैग्नेट नहीं किया जा सकता। स्टैग्नेट का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी अभी रुकेगी नहीं।
क्योंकि आपकी इकोनॉमी में पेंट अप डिमांड है। आप अगर थोड़ा टाइम लगा के अपनी सप्लाई साइड को इम्प्रूव करें तो आपकी इकोनॉमी चलती रहेगी, चलती रहेगी। लोग सामान खरीदेंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी उसको इन्वेस्ट करेगी और प्रोडक्ट बनाएगी और डिमांड जनरेट होगी। उसके अलावा अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ एक एक्सेप्टेबल लेवल तक इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज होते रहेंगे। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इससे हमारा क्या मतलब है? देखिए, बड़ा सिंपल सीधी बात है। जिन इकोनॉमी के अंदर डेवलप होने का स्कोप कम है, जैसे हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, उन इकोनॉमीज़ का डेवलप होना, दे हैव ऑलरेडी रीच्ड एट अ सर्टेन सैचुरेशन लेवल। यू कैनॉट एक्सपेक्ट दोज डेवलप्ड इकोनॉमीज़ टू गिव यू 6% 7% ग्रोथ रेट। ये जो ग्रोथ रेट है ये आपको किसी इमर्जिंग मार्केट या डेवलप्ड इकोनॉमी ही मिलेगी। उसमें जैसे एग्जांपल है इंडिया का कि भाई इंडिया 6 या 7% पे अपने अच्छी रफ्तार से ग्रो कर सकता है। इससे ज़्यादा कैपेसिटी है इंडिया के अंदर ग्रो करने के लिए, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें रोक देते हैं, लेकिन 6 से 7% हमारी ग्रोथ रेट रहती है। नाउ दिस रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिन इकोनॉमी के पास सेविंग्स हैं वो अपना पैसा लेके इन्वेस्ट कर सकती हैं हमारे यहाँ पे। दैट इज़ रिसोर्सेज का मूव करना एक सेविंग इकोनॉमी से एक इन्वेस्टिंग इकोनॉमी की तरफ। और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सो लोग आके अपने सेविंग्स को आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है कि ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स का मोबिलाइजेशन होता है। और तीसरी बात ये है कि भाई जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज़ इनेविटेबल। हमने अगर एक जनरल ट्रेंड हमने यही नोटिस किया है, जनरल ट्रेंड इज़ दैट देयर इज़ द प्राइस ऑलवेज राइजेस इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर आप वर्ल्ड इन्फ्लेशन की बात करें या किसी कंट्री स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की बात करें तो आपको यही देखने को मिलेगा कि एक जनरल ट्रेंड आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इन्फ्लेशन है उसका जो ट्रेंड है वो राइजिंग ही होता है। कोई भी इकोनॉमी अपने इन्फ्लेशन को नेगेटिव इन्फ्लेशन तो कोई वही नहीं है, कोई भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी जीरो के पास आके स्टैग्नेट हो जाती है। तो जनरल ट्रेंड आपको ये देखने को मिलेगा कि प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं अगर इकोनॉमी को अपना ग्रोथ का जो व्हील है वो कॉन्टिन्यूसली घुमाते रहना है तो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यही आ जाता है कि जब हम गुड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, एक गुड लेवल की बात करते हैं, तो व्हाट डू वी मीन बाय इट? यहाँ पे मैं आपके सामने दो बंदों का जो रिसर्च बोल लीजिए या उनके थॉट्स हैं वो रखूँगा। एक है हैरी जॉनसन, ये एक कनाडा के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने अपनी स्टडी वगैरह करी तो इन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके यहाँ पे 1 से 2% का जो इन्फ्लेशन रेट है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि ये लेवल एक्सेप्टेबल लेवल है। तो हैरी जॉनसन जो कनाडा के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि भाई डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर जो इकोनॉमी डेवलप हो चुकी हैं 1 से 2% का जो इन्फ्लेशन रेट है वो एक एक्सेप्टेबल है। अगर वो इस रेंज के अंदर अपना इन्फ्लेशन मैनेज कर पा रही हैं तो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। इसके बाद जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं या जो डेवलपिंग हैं, उनको उनके लिए जो एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन रेट है वो 4 से 6% के आसपास एक एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन रेट है जो लेस डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग इकोनॉमी। और इसी को एक तरह से कंफर्म करते हुए हमारे आरबीआई ने 1985 के अंदर एक कमेटी बनाई थी, चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी ने भी इसी बात को एक तरह से स्टैम्प मारते हुए ये बोला था कि भाई इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इस कमेटी का जो मेन पर्पस था वो यही था कि भाई हम अपनी इकोनॉमी के अंदर कितना इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखें जो हमारे लिए एक मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट हो। तो हमने 4% का एक जो वो था स्लैब था अपने लिए डिसाइड किया था। स्लैब नहीं, हमारे लिए जो 4% का जो रेट था वो हमने अपने लिए फिक्स किया था कि भाई ठीक है, इंडिया के अंदर अगर 4% का जो इन्फ्लेशन रेट रहता है तो वो सोशली डिज़ायरेबल भी है। सोशली डिज़ायरेबल का मतलब क्या है कि भाई लोग इससे खुश भी होंगे। भाई आप मान लीजिए आप कोई सामान बेचने वाले बंदे हैं, आप तो यही चाहेंगे कि जो सामान आज आपका 100 रुपये का बिक रहा है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद 104, 105, 106 रुपये का बिके, ज़्यादा का ही बिके। भाई पिछले साल भी 100 रुपये का बेच रहे थे, इस साल भी 100 रुपये का बेच रहे हो, तो आपने कहाँ ग्रोथ करी? तो सोशली डिज़ायरेबल होगा ये 4% का जो रेट है। और दूसरा, ये आपके लिए एक कंड्यूसिव भी होगा। कंड्यूसिव मतलब जिसको आप मेंटेन कर पाएंगे। अब जो मेन बात आपको यहाँ पे ये जाननी है कि ये जो मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट है ये कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती कि भाई 4% है तो 4% ही रहना चाहिए। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा भाई ठीक है 4% हम रखेंगे, गिव और टेक 2% का स्टैंडर्ड डिविएशन।
तो हमारा जो स्लैब बना है वो बना है 2% से लेकर 6% तक का। मेरे ख्याल से अभी जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो समवेयर अराउंड 5.4% है। लोग कहते तो हैं कि ये विद इन दी एक्सेप्टेबल बैंड लिमिट है, लेकिन बैंड लिमिट में भी हायर साइड पे है, हम अभी भी इसको कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4% की बात हो रही है या 2% की बात हो रही है, ये इन्फ्लेशन रेट कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं हो सकती। यू कैन नॉट कीप द इन्फ्लेशन कांस्टेंट एट वन पॉइंट, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसलिए हमने इसका एक बैंड डिसाइड कर लिया। बैंड क्या है? +-2%, कि 4% से 2% नीचे हो जाए या 4% 2% ऊपर चला जाए, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल लिमिट है। दिस इन्फ्लेशन रेट, अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर ये जो इन्फ्लेशन रेट है इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, इसकी जो डेरिवेशन है, हाउ डू वी डिराइव इट। देखो बात यह है कि इसको हमने कहीं पे भी डिराइव नहीं किया है, ठीक है। जो भी कमिटी इसके ऊपर काम करती है, जितने इकोनॉमिस्ट एक मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट के ऊपर काम करते हैं ना, वो कोई भी इसको डिराइव नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पत्थर पे कोई लकीर नहीं है, देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इट, कि भाई किसी भी नेशन के लिए मॉडरेट रेट क्या होना चाहिए या किसी भी वर्ल्ड की कंट्री के लिए मॉडरेट रेट क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए ये एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ नॉट थ्योरेटिकल, इसको हमने कहीं पे भी थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये डिफाइन किया गया है बहुत सारे एम्पेरिकल एविडेंसेस को लेके। दिस इज एम्पेरिकली डिफाइंड। इसका मतलब ये होता है कि हमने एम्पेरिकल एविडेंसेस को लिया। एम्पेरिकल मतलब होता है हमने पास्ट में जितने भी हमारे पास डेटा अवेलेबल था, हमने पास डेटा को स्टडी किया और पास डेटा को स्टडी करके हमने एक रेट को डिफाइन किया कि भाई ठीक है, अगर आप इस कंडीशन के अंदर हैं तो आपका 1 से 2% होना चाहिए, अगर आप इस कंडीशन में है तो 4 से 6% आपका होना चाहिए। जो दूसरी चीज़ हमें इन्फ्लेशन के बारे में जानने को ये है कि एनी प्राइस राइज, ये हम शायद पहले भी बता चुका हूँ मैं, एनी प्राइस राइज इज नॉट इन्फ्लेशन। कोई भी प्राइस राइज का होना इन्फ्लेशन नहीं माना जा सकता। नॉट एवरी प्राइस राइज अबव, इनफैक्ट इवन अबव द मॉडरेट लेवल कैन नॉट बी कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसका रीज़न क्या है? देखो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो आपकी जीडीपी का एक कॉम्पोजिशन होता है, जीडीपी का मतलब है आपके देश की जो नेशनल इनकम है उसका एक कॉम्पोजिशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ही जनरल लेवल पे डिफाइन करूँ तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। दैट इज एग्रीकल्चर का एरिया, मैन्युफैक्चरिंग का एरिया और सर्विसेज का एरिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ना। जैसे जैसे कंपनी, जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप होती है, प्रोग्रेस करती है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके जो लेबर फोर्स है या जो काम करने वाले हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ और सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ। जो आपको फ्लो है वो इस साइड देखने को मिलता है। अब क्योंकि आपकी जीडीपी कॉम्पोजिशन में बदलाव आ रहा है कि भाई एग्रीकल्चर से लोग निकल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से निकल के सर्विस सेक्टर पे जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका फ्लो देखने को मिलेगा आपको एक प्राइस लेवल में चेंज दिखने को मिलेगा, इवन दो कि वो मॉडरेट लेवल से ज़्यादा हो। इसलिए मैंने कहा कि एनी प्राइस राइज इज़ नॉट इन्फ्लेशन इवन इफ दैट प्राइस राइज इज़ मोर देन योर मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट। मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा होना इन्फ्लेशन नहीं कहा जा सकता अगर ये जो प्राइस राइज है ये आपके जीडीपी कॉम्पोजिशन में चेंज होने की वजह से हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि जितने भी आपके जो प्राइस राइज है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वजह से हो रहा है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, भाई आपने एक बजट लैपटॉप खरीदा, अब वो बजट लैपटॉप आपको बहुत सिंपल सी हार्ड ड्राइव ला के दे रहा था जो कि स्लो होती है, बैटरी बैकअप अच्छा नहीं था, जो कीपैड था बड़ा ही बेकार सा कीपैड था, विदाउट नंबर पैड था, ट्रैक पैड भी छोटा था, स्क्रीन भी आईपीएस थी, कैमरा भी बेकार सी क्वालिटी का था। लेकिन अब उसी बजट सेगमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, थोड़े इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कीपैड थोड़ा अच्छा दे दिया, बैटरी बैकअप बढ़ा दिया। इसका मतलब अगर वो बजट सेगमेंट का प्राइस बढ़ गया 15,000 से 20 या 25,000 रुपये हो गया, लेकिन वो जो प्राइस राइज है इट इज़ अकम्पनीड बाय क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इवन दो आप ये बोल रहे हैं कि भाई प्राइस ऑलमोस्ट 100% बढ़ गया, 15,000 से 25-30,000 रुपये के आसपास हो गया, तो ये तो इन्फ्लेशन है नहीं। यहाँ पे जो प्राइस राइज है इट इज़ अकम्पनीड बाय क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तभी तो प्राइस बढ़ा है। अब सेम आपको बजट सेगमेंट के अंदर यू आर गेटिंग अ इम्प्रूव प्रोडक्ट, तो देयरफॉर प्राइस राइज इज कैन नॉट बी कॉल्ड इन्फ्लेशन इफ इट इज़ अकम्पनीड बाय क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और फाइनली है जो आपका प्राइस इंडेक्स सिस्टम होता है,
प्राइस इंडेक्स को हम इन्फ्लेशन के अंदर ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल लेवल पे एक होता है सीपीआई दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है डब्ल्यूपीआई दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। नाउ आप किस लेवल किस प्राइस इंडेक्स सिस्टम को यूज़ करके अपना इन्फ्लेशन को निकालते हैं, अभी हम इन्फ्लेशन को निकालने के मेथड पढ़ेंगे तो शायद उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका। प्राइस इंडेक्स सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्फ्लेशन रेट क्या है। CPI is much more relevant to people like us. WPI is more relevant to those traders who are involved in wholesale trade. PPI जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इन्वॉल्व है उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होता है। तो डिपेंड करता है कि आप इन्फ्लेशन किस बेसिस पे निकाल रहे हैं। तो अगर उसकी वजह से आपके इन्फ्लेशन में चेंज आता है तो भी आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो मॉडरेट लेवल्स पे बाहर निकल गया, अगर प्राइस इंडेक्स सिस्टम चेंज हुआ है बीच में। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने स्पेसिफिकली कोविड के बाद ज़रूर देखा होगा। देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारी इकोनॉमीज दे वेंट इनटू व्हाट यू कॉल रिसेशन। बहुत सारी इकोनॉमीज थी तो रिसेशन में चली गई थी। आफ्टर दैट 2020 एंड 21 का जो पीरियड था, 21 22 उसके बाद 22 23 एंड अभी 23 24 का जो पीरियड है, इसके अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं वो धीरे धीरे रिकवरी फेज पे हैं। तो रिकवरी फ्रॉम दी रिसेशन, अब बहुत सारे इस 3 साल के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया, हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ फॉलो करी जो कि इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ थी, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ थी। जानबूझ के हमने अपने इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाया। उसका रीज़न ये था कि हम अपने आप को रिसेशन से बाहर निकालना चाहते थे। तो इट्स लाइक सेइंग कि आपकी जो गाड़ी थी वो खड्डे में गिर चुकी थी, अब आपने उस गाड़ी को अगर खड्डे से बाहर निकालना है तो आपको ज़्यादा हॉर्स पावर लगानी पड़ेगी, आपको उसको ज़्यादा धक्का मारना पड़ेगा। तो जब हम कोविड के टाइम पे बहुत सारी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर चली गई तो हमने उसको बढ़ाने के लिए उसको इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ के थ्रू स्टिमुलेट किया। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यार हमारा वापस जो इन्फ्लेशन रेट है वापस बढ़ गया, लेकिन वो बढ़ा नहीं है, वो बढ़ाया गया है क्योंकि हम अभी रिसेशन से रिकवर करना चाहते थे, तो इसलिए हमने इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया। कहने का मतलब ये है कि ये 4 रीजंस ऐसे हैं, बहुत हो सकते हैं लेकिन जनरली हमें ये देखने को मिलते हैं कि इनकी वजह से आपका जो मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट है वो आपको बढ़ा हुआ दिखता है। इंडिया के अंदर 4% मॉडरेट है तो आपका वो 6 7 8% जाता हुआ दिखता है, लेकिन आप उसको इन्फ्लेशन क्यों नहीं बोल सकते अगर वो इन चारों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है हमारा कि आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। देखो सिंपल सीधी मतलब है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइस का बढ़ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम प्राइस इंडेक्स की हेल्प लेते हैं। इसको हम WPI मेथड बोल देते हैं, इसको CPI मेथड बोल देते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं, या आप PPI दैट इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप PPI मेथड बोल देते हैं। बेसिकली वो क्या है, एग्जाम्पल से बात करते हैं, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। ये मेरा ईयर 0 है, ये मेरा ईयर 1 है। यहाँ पे प्राइस है 10 रुपये, यहाँ पे प्राइस है 12 रुपये। अगर मुझे इंक्रीज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सीधी बात है सर, 12 - 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो कितना आ गया, ये आ गया 20%। सो 20% इज़ व्हाट, दिस इज इन्फ्लेशन रेट। आपने क्या किया, आपने प्राइस इंडेक्स लिया करंट ईयर का या जिस ईयर के लिए आप इन्फ्लेशन निकालना चाहते हैं, माइनस कर दिया बेस ईयर का इन्फ्लेशन। बेस ईयर क्या होता है कि जिसके कंपैरिजन में आप इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं। बेस ईयर की हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया, तो आप लास्ट लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। तो बेस ईयर क्या है सर, 10 रुपये का प्राइस था बेस ईयर में। सो y1 माइनस y0 डिवाइड बाई y0 इंटू 100। और अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो इट कम्स आउट टू बी प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर जिसके लिए आप निकालना चाहते हैं, माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर दी बेस ईयर या प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ दी प्रीवियस ईयर या बेस ईयर इंटू 100। आपको क्या मिल जाएगा, आपको इन्फ्लेशन का रेट मिल जाएगा। अब प्राइस इंडेक्स आप कौन सा फॉलो करते हैं, WPI, CPI, PPI, उस पर आपका इन्फ्लेशन रेट डिपेंड करेगा। और दूसरा मेथड जो कि हमें देखने को मिलता है वो होता है GNP मेथड। GNP, जिन बच्चों को नहीं पता, आप लेक्चर नंबर आई थिंक 5, 6, 7 है, प्रीवियस लेक्चर है जिसके अंदर मैं नेशनल इनकम डिस्कस किया है। GNP इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेथड, या इसको हम GNP डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको GNP डिफ्लेटर को डिस्कस किया है। अब ये GNP डिफ्लेटर क्या है,
आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर यू हैव कैलकुलेटेड, पहले जीएनपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो जीएनपी डिफ्लेटर इज योर नॉमिनल जीएनपी ओवर रियल जीएनपी। देखो नॉमिनल जीएनपी क्या है, ये आपका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है एट करंट प्राइसेस, जो आज के प्राइसेस हैं, और रियल जीएनपी आपका होता है जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइस आपके होते हैं बेस ईयर के प्राइसेस। अब कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में किस चीज़ का डिफरेंस होगा, इन्फ्लेशन का डिफरेंस होगा। तो जब हम नॉमिनल जीएनपी डिवाइड करते हैं रियल जीएनपी से, तो मान लीजिए मेरे पास जीएनपी डिफ्लेटर आ गया, जीएनपी डिफ्लेटर आ गया मेरे पास ईयर 0 का। सिमिलरली मैं जीएनपी डिफ्लेटर काउंट निकालूंगा सेम मेथड यूज़ करके ईयर 1 का। तो जीएनपी ऑफ ईयर 0 और रियल जीएनपी ऑफ ईयर 0, मुझे जीएनपी डिफ्लेटर दे देगी ईयर 0 का। सेम मेथड यूज़ करूँगा मैं ईयर 1 के लिए, नॉमिनल जीएनपी फॉर ईयर 1 डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी ऑफ ईयर 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी डिफ्लेटर आ जाएगा ईयर 1 के लिए। और उसके बाद एज यू कैन सी मेथड बड़ा सिंपल है कि आपने दोनों डिफ्लेटर को यूज़ कर लिया, तो आपको क्या मिल गया, एक तरह से आपको इंक्रीज देखने को मिल गया। सो y1 माइनस y0 डिवाइड बाय y0 इंटू 100, दिस विल अगेन गिव यू इन्फ्लेशन। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, विच वन ऑफ देम इज बेटर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इंडिया के अंदर हम ज़्यादातर ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वी यूज़ प्राइस इंडेक्स मेथड, और उसके अंदर भी WPI मेथड यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन निकालने के लिए। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि सर इन दोनों में से बेटर कौन सा है, सो द बेटर इज GNP मेथड। देखो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो प्राइस इंडेक्स है और स्पेसिफिकली जो WPI मेथड है वो खाली होलसेल प्राइस से डील करता है। होलसेल प्राइस से डील करने का रीज़न ये है कि जो रिटेल सेक्टर के अंदर जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसका जो इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट है वो कैप्चर नहीं हो पाता। ये बात कवर होती है जीएनपी के अंदर आके, क्योंकि जीएनपी के अंदर दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे। तो देयरफॉर यू गेट टू सी दैट जीएनपी मेथड विल गिव यू अ बेटर पिक्चर फॉर इन्फ्लेशन एज कम्पेयर टू द प्राइस इंडेक्स मेथड, और उसके अंदर भी होलसेल वाला मेथड। इंडिया के अंदर वेरी कॉमनली वी यूज WPI मेथड टू फाइंड आउट द इन्फ्लेशन, लेकिन इन टर्म्स विच इज़ मोर क्वालिटेटिव देन दैट इज़ GNP मेथड। आज के इस इन्फ्लेशन के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन से रिलेटेड मैं शायद 3 लेक्चर होंगे टोटल शायद इसके। तो जो बाकी इन्फ्लेशन की डिस्कशन है वी विल कवर इन दी लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन इन्फ्लेशन। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।